हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के बारे में वैसे भी हम कई पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे पढ़ने के लिए राष्ट्रपति को। जैसे हम पिछले बार पढ़ते हैं, जैसे हमने लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, उसको कई भाग में डिवाइड करके, तो वैसे हम राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कई पार्ट में। एक पार्ट इसका होगा, इसके पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, मतलब कि जैसे होता है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है ना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, किस किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। तो पहले क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निर्वाचन में हम जैसे दो चीज़ें देखेंगे। एक तो निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल के बारे में देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, निर्वाचन प्रक्रिया इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, दो चीज़ हुआ, निर्वाचन अगर पढ़ेंगे तो निर्वाचन में ये दो चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके कार्यकाल के बारे में। ठीक, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम इसको भी दो तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कार्यकाल में एक क्या हम देखेंगे कि इसकी मतलब पदावधि कितनी होती है। ठीक है, जैसे लोकसभा सदस्यों का 5 साल होता है, राज्यसभा सदस्यों का 6 साल होता है, तो इसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि कितनी होती है। ठीक है, पदावधि कितनी होती है। इसके बाद इसमें ये भी देख लेंगे कि ये अपना त्याग पत्र किसको देता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक चीज़ और अपना देख लेंगे कि अगर त्यागपत्र दे देता है तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर से अगर निर्वाचन होने के लायक है कि नहीं है, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो मतलब उसको बोलते हैं पुनर्निर्वाचन। ठीक है, वो दोबारा से निर्वाचन होने के लायक है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्हता। ठीक है, क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए उसकी, भारत के नागरिक को 35 साल एज हो, ये सब है ना, ये अर्हता देखेंगे। उसके बाद में शर्तें देखेंगे, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, जैसे लाभ का पद ना हो। ठीक है, ये सब शर्तें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे शपथ के बारे में। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है, उन सारे में हम आर्टिकल के बारे में देखेंगे ना, किस आर्टिकल में है। जैसे अभी हम देखना चाहें तो आर्टिकल इसके राष्ट्रपति के बारे में किस में है, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 में दिया हुआ है। निर्वाचन मंडल के बारे में देखेंगे हम, आर्टिकल 54 के बारे में दिया है। राज्य प्रक्रिया तो आर्टिकल 55 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही पदावधि हमारी है 56 है। ठीक है, त्यागपत्र है, ये भी 56 का ही भाग है, भाग 1 है। पुनर्निर्वाचन अगर हम देखते हैं तो ये कितना है, 57 में दिया हुआ है, 57 में। तो ऐसे सारे आर्टिकल भी देखेंगे इनसे रिलेटेड, और क्या क्या प्रावधान और इसमें बाकी सब डिटेल भी देखेंगे। ठीक, तो शपथ हो गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के। महाभियोग प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो महाभियोग प्रक्रिया में देखेंगे कि महाभियोग में मतलब जैसे प्रोसेस कैसे होता है, हाँ, कौन कौन इसमें भाग लेता है। जैसे यहाँ निर्वाचन में भाग लेता है, निर्वाचन मंडल एक होता है, तो ऐसे महाभियोग जब लगाया जाता है राष्ट्रपति पर तो उस टाइम भी मतलब कन्फर्म होता है कि कौन कौन लोग इसमें मतलब निर्वाचन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक, तो ये महाभियोग के बारे में हो गया उस। ठीक, और उसके बाद में सबसे लास्ट में देख लेंगे इसकी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास में शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक, तो कई शक्तियाँ, जैसे कार्यकारी, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, मतलब कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ हो गई इसकी। ठीक है, फिर सैन्य शक्तियाँ हो गई, वीटो पावर हो गया, बहुत सारे प्रावधान है राष्ट्रपति के बारे में, वो सब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ डिटेल में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति के बारे में क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का प्रावधान मतलब जो संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, संघीय कार्यपालिका की बात करता है,
उसमें भाग 5 में इसके और कई पार्ट हैं। भाग के मतलब उपभाग हैं। तो उसमें पहला भाग है कार्यपालिका, ठीक है। जो भाग 5 हमारा टोटल है कितना है, 52 से लेके 151 तक है टोटल, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, ठीक है। और इसका जो पहला भाग है कार्यपालिका, कार्यपालिका का आर्टिकल हमारा है 52 से लेके 78 तक, 78 तक। और इसी कार्यपालिका का हिस्सा होता है, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। हालांकि हम जैसे संसद पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे हम कि संसद का भाग है राष्ट्रपति, वहाँ संसद का भाग है, लेकिन यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या होता है देखिए, तो मतलब संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में सब बताया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, राष्ट्रपति होता क्या है। मतलब देखिए राष्ट्रपति क्या होता है कि पहली बात तो ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक, प्रथम नागरिक होता है भारत का ये, मतलब मुखिया होता है देश का ये। दूसरा चीज़ अगर देखते हैं तो जो तीनों हवाई सेना है ना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बोल सकते हैं, कमांडर होता है, ठीक। उसके बाद अभी हम यहाँ देखें कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। लेकिन क्या करता है कि राष्ट्रपति जो जितनी अपनी शक्तियां हैं ना, अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है, अब स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा, अधीनस्थ मतलब नीचे के कर्मचारियों द्वारा, मतलब जो उनसे रिलेटेड है। जैसे राज्य के बारे में अगर कुछ करना है तो राज्यपाल देखेगा, केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होगा, ठीक। तो अपने अधीनस्थों से क्या करेगा, शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक। तो ये है मेन चीज़ राष्ट्रपति के बारे में, ठीक। और हमने इसका आर्टिकल देख ही लिया। और हाँ, आर्टिकल इसका देखते हैं कि आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 52, इसमें हमारा प्रावधान क्या है कि एक राष्ट्रपति होगा कुल मिला के, ठीक है। ये बोला गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, सीधा सीधा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर है हमारा आर्टिकल 53 है, ये राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात किया गया है कि जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अपने अधीनस्थों के द्वारा सबकी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में है। और मतलब ये तो लिखना जरूरी नहीं है, मतलब यही वो चीज़ है इसमें, राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल 53 के हिसाब से अपने अधीनस्थों द्वारा स्वयं करेगा, ठीक। तो 52 से 53 तक ये आर्टिकल इस राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। फिर बाकी अब देखते हैं राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसके बारे में हम देखते हैं, कैसे कैसे इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। और कौन कौन उसमें भाग लेता है, कौन कौन भाग नहीं लेता है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमने एक दिया था निर्वाचन मंडल। पहले देखते हैं निर्वाचन मंडल क्या है। निर्वाचन मंडल का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो लोग निर्वाचन में मतलब वोटिंग में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेंगे वो लोग मतलब उनसे वो सारे सदस्यों को मिला के एक निर्वाचन मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो वही सारे सदस्य इसमें होते हैं। और इसमें कौन कौन अब शामिल होते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसका प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में इसका प्रावधान है, एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक। निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बना होगा हम देखते हैं एक बार। इसमें देखते हैं कि कौन कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है। शामिल होने वाले सदस्य, ठीक है। दूसरा एक देख लेते हैं, न शामिल होने वाले, ठीक। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में देखिए कौन कौन शामिल होता है। पहले तो लोकसभा
और राज्यसभा, ये दोनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, निर्वाचित सदस्य मतलब जैसे हम देखे थे कि लोकसभा में कितना है 500, पहले 45 सीट थी, हैं, तो 43+2 ऐसे हम लिख लेते हैं। तो 2 सीटें क्या थी, एंग्लो इंडियन की थी। ठीक, इसको भी हटा दिया गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी अभी जो बची हैं 543 सीटें 543, ये सारे सीटें मतलब पे चुनाव होता है और ये निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सब लोग आते हैं, तो ये सारे के सारे शामिल होंगे। ठीक, अब वैसे हम राज्यसभा में देखे थे कितनी सीटें थी हमारी टोटल, इसमें थी हमारी 245 ना, इसमें कितना था हमारा 233 + 12। ठीक है, ऐसे था, मतलब ये 233 सीटों पे निर्वाचन होता था हमारा और 12 सीटें मनोनीत होती थी, मतलब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता था। तो ये 2 और ये 12, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, भाग नहीं लेते हैं। हालांकि 2 तो अभी है ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 12 है ये भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, भाग इसलिए नहीं लेता है क्योंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तो सीधी सी बात है, ये मतलब ज़्यादातर संभव है कि राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट देंगे। तो इसलिए जो सदस्य नियुक्त किए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो लोग इसकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और निर्वाचक मंडल के लोग सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, तो टोटल सांसद कितने हो गए अभी हमारे 543 + 233 776 सांसद हमारे भाग लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे संसद सदस्य, तो लोकसभा से और राज्यसभा से कौन, बस निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित। ठीक है, ये सारे निर्वाचित ही भाग लेते हैं इसमें, दूसरा कोई नहीं लेता है। तो ये तो हो गया हमारे केंद्र से। अब आते हैं राज्य से, देखते हैं। राज्य से हमारे होते हैं विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा मतलब जितने हमारे स्टेट हैं, सारे स्टेट, 28 स्टेट है ना, तो 28 राज्य पूरे, और जितने निर्वाचित सदस्य हैं बस वही लोग भाग लेंगे इसमें, पूरे 28 स्टेट के। ठीक है, तो 28 स्टेट के कुल मिला के होते हैं 4000, 4000 कुछ इसका होता है नंबर, इसका नंबर होता है टोटल 4120। ठीक है, टोटल इतने हमारे विधायक होते हैं, विधायक या MLA बोल लीजिए इनको। ठीक है, नहीं इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ठीक, तो हमारे टोटल इतने शामिल है, और मतलब राज्य नहीं है ये, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश का मिला के 4120 MLA होते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन इसमें शामिल होता है, तीसरे शामिल होते हैं हमारे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जो राज्य विधानसभा है, मतलब सारे राज्य हैं, मतलब 28 राज्य हो गए हमारे और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, इन दोनों के मिला के कितने सदस्य होते हैं, 4120 सदस्य होते हैं टोटल, जो चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ये लोग सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रावधान किया गया, ये लोग पहले मतलब नहीं लेते थे भाग ना, दिल्ली और पुडुचेरी वाले जो हैं ये लोग पहले भाग नहीं लेते थे निर्वाचन में, लेकिन इन लोग कब ये लोग भाग लेना चालू कर दिए, हमारा 70वां संविधान संशोधन हुआ था, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1992 में। ठीक है, इसके बाद से मतलब उस टाइम दिल्ली एनसीटी बना, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे उस व्यवस्था हुई विधानसभा की, तो उसके बाद से ये लोग अपना वोट देना चालू कर दिए, निर्वाचन मंडल के ये लोग सदस्य हुए। ठीक है, तो कौन कौन निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, टोटल कितने हुए, यहाँ पे 543 ना लोकसभा से, और 245 में 233 जो निर्वाचित होते हैं, ये दोनों मिला के कितने हैं 776 हो गए। तो ये कहाँ से हो गए हमारे उच्च क्या बोलते हैं संसद से हो गए ये दोनों। ठीक है,
और फिर अब आते हैं दूसरा कौन देता है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं पूरे 28 राज्य से, ठीक, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। और बाकी दिल्ली और पौंडीचेरी ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं ये हमारे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मतलब विधानसभा का प्रावधान है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, ये लोग भी भाग लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, जो हमारे राज्य के सारे और केंद्र शासित प्रदेश ये सारे मिला के कितने होते हैं, 4120 होते हैं। तभी टोटल कितने लोग हो गए हमारे भाग लेने वाले वोट में, ये सब हम जोड़ देंगे 6, 9, 8, 4, 4896 इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक। हम आगे देखेंगे कि सबके जो वोट का वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। राष्ट्रपति की एक वोट का वैल्यू अलग होता है, मुख्यमंत्री के एक वोट का वैल्यू अलग होता है, और मुख्यमंत्री में भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वोट वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वोट वैल्यू कुछ और होगा, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के एमएलए का, उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट वैल्यू कुछ और होगा, राजस्थान के एमएलए का कुछ और होगा, सिक्किम का कुछ और, अरुणाचल प्रदेश का कुछ और। मतलब हर राज्य का जो वोट वैल्यू होता है एक एमएलए का, वो मतलब क्या अलग अलग होता है, ठीक। अब देखिए कौन कौन इसमें भाग नहीं लेता है। अभी तो हम ये देख लिए कि कौन कौन भाग लेता है, अभी देखते हैं कौन कौन भाग इसमें नहीं लेता है, मतलब निर्वाचक मंडल का कौन कौन सदस्य नहीं होता है, ठीक। देखिए इसमें पहला क्या है कि हम यहीं से देख लेते हैं। ये लोकसभा में जो क्या बोलते हैं, जो निर्वाचित वाले भाग लिए हैं, तो कौन नहीं लिया है हमारे मनोनीत सदस्य। तो हम क्या लिख सकते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के कौन मनोनीत सदस्य, ये लोग भाग नहीं लेंगे। तो 2 तो है ही नहीं, 12 बचा है, तो ये कितने हैं, 12 हैं, तो इससे संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये भाग नहीं लेता है, ठीक। वैसे ही राज्य विधानसभा में हम क्या लिखे हैं, निर्वाचित सदस्य लिखे हैं। तो सेम वैसे यहाँ भी हो जाएगा कि राज्य विधानसभा के, ठीक है, ये लोग भाग नहीं लेंगे। जैसे प्रावधान है यूपी में भी देखेंगे तो 403 सीट है ऐसे, लेकिन टोटल सीट 404 है, तो एक सीट एंग्लो इंडियन की है, तो वो राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक। और राज्यपाल को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो जाहिर सी बात है वो भी राष्ट्रपति के फेवर में जाएगा। तो जो हमारी क्या बोलते हैं मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यों के ना, एमएलए जो होते हैं, वो भी भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हम देखते हैं कि राज्य में एक तो विधानसभा होता है ना, और कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों होता है, जिसको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, विधान परिषद। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। भाग वो क्यों नहीं लेते हैं, वो भाग इसलिए नहीं लेते हैं कि जो विधान परिषद है वो भारत के सभी राज्यों में नहीं है, वो केवल 6 राज्यों में ही है, ठीक। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, बिहार हो गया, 2 उधर हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। तो 6 राज्यों में ही है बस वो। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, तो जम्मू कश्मीर तो है ही नहीं, तो वही। तो विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है, ठीक। इसलिए विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर ये लोग भी भाग लेने लगेंगे तो उस राज्य से नंबर ज़्यादा हो जाएगा, वोट वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये लोग भाग नहीं लेते हैं। फिर सेम अब ये लोग हो गए, ये लोग बचे हमारे ना, इनके जो मनोनीत सदस्य होते हैं कहाँ के, दिल्ली पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य, ये लोग भी भाग लेते हैं, और मतलब ये लोग भी भाग नहीं लेते हैं। मतलब सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि जो लोग मनोनीत हैं ना, वो भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति जिनको, ठीक है, वो लोग उस सिलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, वो लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और एक लोग और भाग नहीं लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि कहीं की विधानसभा भंग है उस टाइम, ठीक है, तो सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव इसलिए नहीं डाला जाएगा कि नहीं वहाँ की विधानसभा भंग है। मान लीजिए कहीं की विधानसभा कहीं की भंग हो गई है, किसी स्टेट की, यूपी की हो गई, बिहार की भंग हो गई,
तो यूपी से उतने लोग 403 लोग हैं, वो लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो रोका नहीं जाएगा किसी परिस्थिति में। ठीक, तो मतलब कि जहाँ विधानसभा भंग हो, ठीक है, उसके सदस्य, ठीक। तो ये 5 तरह के हैं लोग जो वो क्या बोलते हैं, वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। ये लोग हैं जो लोग निर्वाचित हैं, वो लोग भाग लेते हैं। जो लोग निर्वाचित नहीं, मनोनीत हैं, 3 तो मनोनीत में से देख सकते हैं, इनमें जो हैं इनके निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, सेम इनके इधर जो मनोनीत हैं वो भाग नहीं लेंगे। 2 हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा में क्या, विधान परिषद होता है। विधान परिषद वाला इसलिए नहीं लेता है भाग क्योंकि सारे राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं। और एक और है कि जहाँ विधानसभा ही भंग हो गई है, कहीं सरकार गिरी हुई है, हाँ, वहाँ का इलेक्शन होना बाकी है, सरकार गिर गई है, तो वो लोग भी भाग नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा। और क्या बोलते हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग कब नहीं लेता है। तो क्वेश्चन ये है, राज्य का मुख्यमंत्री है तो एमएलए होगा, हाँ, तो क्यों नहीं भाग ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जिस स्टेट में विधान परिषद होगी तो मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा से ही आए, यहाँ से। जैसे हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो ऐसे विधानसभा और विधान परिषद होता है राज्यों में। विधानसभा जो होती है निम्न सदन होती है, विधान परिषद उच्च सदन होती है। तो जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, लोकसभा से नहीं थे, तो वैसे जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है वहाँ पे मुख्यमंत्री विधान परिषद से भी आ सकता है, ठीक। और मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है 1-2 बार, ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अब कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकते हैं कि नहीं वहाँ की विधानसभा भंग है तो हम कोर्ट चले जाएँ, ठीक। तो इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये है हमारा मतलब निर्वाचन मंडल कि कौन कौन इसमें शामिल होता है और कौन कौन इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम निर्वाचन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है निर्वाचन करने का। थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा समझना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इनका चुनाव जो होता है एकल मत संक्रमणीय पद्धति से होता है, ठीक है। सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है इनका चुनाव। वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला नहीं होता है कि जो जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। तो इसमें चुनाव ऐसे होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से इसका चुनाव होता है। तो अब देखते हैं निर्वाचन का तरीका क्या है, ठीक है। तरीका लिख लें, रीति लिख लें, सब सेम ही है, ठीक। वो कितना था, आर्टिकल 54 था, ये आर्टिकल कितना है हमारा 55 है, ठीक है। आर्टिकल 55 में दिया हुआ है कि कैसे होगा इसका चुनाव, अरे कैसे, हाँ, कैसे निर्वाचन होगा इनका, चुनाव कैसे होगा, वोटों की काउंटिंग कैसे होगी, ये सारा चीज़ है इसमें, मतलब पूरा प्रोसेस है एकदम से, ठीक। तो अभी हम देखते हैं शुरू कैसे होता है। पहले क्या होता है, जो भी इलेक्शन होता है उसमें सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। लोग जाते हैं जुलूस निकाल के फॉर्म भरने के लिए, हम जा रहे हैं फॉर्म भरने विधायकी का। तो ऐसे राष्ट्रपति का जब नोटिफिकेशन आता है कि नहीं अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन जारी करता है। तो जब नोटिफिकेशन आता है तो जो लोग भाग लेना चाहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो लोग जाएंगे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक। नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। पहले क्या होता है, नामांकन पत्र बोल सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। पहला स्टेप है कि नामांकन फॉर्म भरा जाता है। और नामांकन फॉर्म में कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन ये है कि आपको पहले क्या बोलते हैं, आपको पहले 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, ठीक। जमानत राशि वैसे ही जैसे लोकसभा और राज्यसभा में था कि अगर 1/6 भाग से टोटल जो कुल वोट पड़े हैं वैध वोट, अगर उसके 1/6 भाग से कम अगर वोट आपको मिलता है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो 15,000 रुपये की पहले जमानत राशि भरनी पड़ती है, और ये अगर 1/6 से कम पाते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, हम का फॉर्म है कि आपको मतलब आपके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब ये है कि आप जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो 50 लोग उस पर साइन करेंगे, ठीक है।
50 लोग पहले साइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई जानता नहीं है, आप चले गए राष्ट्रपति का फॉर्म भरने ना। जैसे संसद का इलेक्शन होता है, विधायक का होता है, तो कोई वोट के चलाता है फॉर्म भरने, किसी को एक वोट मिलते हैं, 2 वोट मिलते हैं, 5 वोट मिलते हैं, ऐसे वोट मिलते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, तब यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो सब लोग पूरे भारत के लोग चले जाएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है कि पहले 50 प्रस्तावक, ये 50 प्रस्तावक कौन होंगे, जो हमने अभी देखा उधर 4196 था ना, कितना था, 4896 था, 4896 जो टोटल नंबर है 4896। इसमें से कोई भी 50 आदमी प्रस्तावक आपका हो सकता है, मतलब प्रस्ताव देगा कि नहीं ठीक है आप खड़े हो जाइए, हमारा आप सपोर्ट है आपको, आप प्लस 50 तो और चाहिए अनुमोदन करने के लिए उसका। ठीक है, मतलब टोटल आपको कम से कम, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि 100 लोग आपको कम से कम जानते हों। ठीक, 100 लोग कम से कम आपको वोट दे, 100 लोग आपको जानते हों। ठीक, 100 लोग आप पे उस पर हस्ताक्षर करें, 50 लोग तो हस्ताक्षर करेंगे, 50 लोग अनुमोदन कर देंगे, ठीक है हम सपोर्ट में है। तो कम से कम आपको 100 लोग चाहिए राष्ट्रपति का अगर फॉर्म भरना है, तो 100 लोग इसमें से, मतलब वो कोई भी हो सकता है, MP भी हो सकता है और MLA भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं MP होगा चाहे MLA, कोई भी हो सकता है दोनों में से, या तो MP या MLA कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये कंडीशन है, नाम का फॉर्म भरा गया, ठीक है। उसके बाद में सेम वैसे वोटिंग होगी तो ये सारे लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, वोटिंग चालू होगी। कितने लोग भाग लेंगे वोट में, यही लोग भाग लेंगे 4896, मतलब ये टोटल है 4896। ठीक है, 4896 ये टोटल है, जरूरी नहीं है कि मतलब ये सभी लोग भी भाग लेंगे। ठीक, क्योंकि अगर कहीं की विधानसभा भंग है तो लोग कम हो जाएंगे, किसी संसद सदस्य की सीट खाली है तो वो भी नहीं भाग लेगा इलेक्शन में, लेकिन टोटल नंबर ये है तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इतने लोग भाग लेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, इन लोगों को ना, फिर इन लोग को पेपर बैलेट दिया जाता है। जैसे हम लोग भी इलेक्शन के लिए, अरे क्या बोलते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, तो अब तो EVM आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इससे पहले क्या था, पेपर पे होता था वोट। तो वैसे इनको पेपर दिया जाता है। जो MP होते हैं इनको कौन सा दिया जाता है, ग्रीन दिया जाता है, ग्रीन पेपर। ठीक है, हरा। और जो MLA होता है, MLA को पिंक दिया जाता है। ठीक है, ग्रीन और पिंक कलर का इन लोगों को दिया जाता है। और एक जैसे क्या बोलते हैं, देखिए, और जितने कैंडिडेट होंगे, देखिए इस जो ये बैलेट होता है ना, ग्रीन बैलेट और पेपर ये पिंक बैलेट हो गया। बैलेट पे क्या होता है कि जैसे आपके जितने उम्मीदवार हैं, मान लीजिए उम्मीदवार हैं आपके, मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार हैं, 3 मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं जैसे। ठीक है, मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं आपके, A B C 3 उम्मीदवार हैं। तो ऐसे बनाया रहेगा आपका, और उसमें आपको प्रेफरेंस देना होता है। आपको नहीं, मतलब इन लोगों को, जो लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, लोग जो लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, इनको इसमें नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करना ये होता है कि जिसकी जो पसंद हो, जो पहली पसंद होगी वहाँ पे 1 नंबर कर देगा, दूसरी पसंद होगा 2 नंबर कर देगा, और जो तीसरा उनको पसंद होगा वो 3 नंबर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे पेपर बैलेट पे ऐसे ही लोग वोट देते हैं, मतलब प्रेफरेंस अपना देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं एक लोग गए ठप्पा मार के, EVM नहीं है, EVM में क्या एक लोगों को बटन दबा देंगे तो उन्हीं को वोट जाएगा खाली। ठीक है, तो जो वोट है, क्या बोलते हैं, जो निर्वाचन पद्धति हमारी है, इसका नाम क्या है, सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट, एकल मत हस्तांतरणीय पद्धति ऐसे बोलते हैं। तो वोट आप एक ही देंगे, लेकिन आपका वोट ट्रांसफ़र होता है। जरूरी नहीं कि आपने जो वोट जिसको दिया है उसी को आपका वोट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इस पद्धति में। एकल मत हस्तांतरण क्या बोलते हैं, संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि आप वोट देंगे एक ही। ठीक है, जैसे हम अभी आगे देखेंगे, जब काउंटिंग देखेंगे कैसे काउंटिंग होती है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और ठीक है, तो वोट आप एक ही देंगे इनको। ठीक, लेकिन आपका वोट ज़रूरी नहीं कि आप जिसको देंगे उसी को मिलेगा। आपके पहले चॉइस को भी मिल सकता है, दूसरे को भी मिल सकता है, तीसरे चॉइस को भी मिल सकता है।
वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ठीक, तो पेपर बैलेट ऐसे मिलता है। पेपर बैलेट में प्रेफरेंस देना होता है, 1 नंबर किस कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा प्रेफरेंस रखना है, 3 नंबर पे कौन सा रखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये फिर काउंटिंग होती है ना, काउंटिंग होती है, तो वो देखते हैं कि कैसे होती है काउंटिंग। पेपर बैलेट को लेके क्या करेंगे लोग, इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले हमको वो देखना पड़ेगा कितना कितना वोट पड़ता है। अरे वोट नहीं, एक वोट का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले हमको ये निकालना है। ठीक है, एक वोट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम तो हमने देख लिया कि मतलब ऐसा पेपर बैलेट होता है और वहाँ पे अपना प्रेफरेंस देना होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। लेकिन पहले हम बोले हैं कि सबका मतलब जो वोट वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, सांसद का अलग होता है, विधायक का अलग होता है वोट वैल्यू। तो हम पहले वोट वैल्यू निकाल लेते हैं कि वोट वैल्यू निकालते कैसे हैं, कि एक सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मत मूल्य, चाहे वोट वैल्यू। किसका, अगर हम पहले एमएलए का निकालेंगे, विधायक का, एक विधायक का एक वोट की कीमत कितनी होती है हम निकालते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला होता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम क्या करते हैं, तब हम डायरेक्ट उसमें भाग नहीं लेते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे प्रतिनिधि मतलब एमएलए ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे जरिए भाग लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकलेगा। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, जैसे उसमें 8 एमएलए की सीटें हैं, तो एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकलेगा फिर कितना होगा। तो एक स्टेट के लिए सारे का एक ही होता है, एक स्टेट में अलग अलग नहीं हो सकता वोट का वैल्यू, एक एमएलए के वोट का वैल्यू। एक स्टेट में सबका मतलब सेम रहेगा वोट का वैल्यू। तो हम सारे स्टेट के एमएलए का वैल्यू निकाल लेंगे कितना होगा, सारे को हम जोड़ देंगे। ठीक, देखते हैं। उसके बाद हम एमपी के एक एमपी जो होता है हमारा सांसद होता है, उसका वोट का वैल्यू कितना होता है वो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो एक एमएलए का मत मूल्य हम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें कुछ, तो इसका हाँ फार्मूला क्या है कि इसमें क्या होता है कि राज्य की जनसंख्या, राज्य की कुल कितनी जनसंख्या है बटे कुल एमएलए की संख्या। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या में हम 1000 से पहले भाग देंगे। ठीक, 1000 से भाग इसलिए देते हैं कि जो जनसंख्या होती है नॉर्मली करोड़ में होती है। इसी स्टेट की एक दो अगर कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए, छोटे छोटे स्टेट को, तो सबकी जनसंख्या करोड़ों में होती है, तो वोट का वैल्यू करोड़ों में होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि 1000 से हम भाग दे देते हैं उसमें कि संख्या उससे कम हो जाए। ठीक, और 500 से जो ज़्यादा वैल्यू होता है उसको हम 1 काउंट कर लेते हैं। तो लास्ट में अगर 1000 से भाग देने पे अगर पॉइंट में अगर 500 से ज़्यादा आता है ना, 0.5 से ज़्यादा अगर आता है तो हम उसको 1 काउंट कर लेंगे, 0.5 से कम होगा तो उसको हटा लेंगे। तो मतलब 1000 से भाग देने का मतलब वही होता है कि जो संख्या होती है उसको कम करना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम एमएलए की संख्या से टोटल भाग दे देंगे हम। तो जैसे देखते हैं यूपी का, और हाँ ये जनसंख्या जो होती है ये कौन सी जनसंख्या होती है, वर्तमान की जनसंख्या नहीं होती है कि नहीं 2011 में भी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ले लें। तो यूपी की जनसंख्या 21-22 करोड़ कुछ है ना, 20 करोड़ 21 करोड़ है, वो लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, जो ये हुआ था कब, 1971 जो 71 की जनगणना हुई थी, इसी के हिसाब से ना इसमें जितनी जनसंख्या थी राज्य की वही जनसंख्या ली जाएगी, लेकिन जो एमएलए की संख्या है वो तो अभी वाला जितना है वही रहेगा। ठीक, तो राज्य की जनसंख्या, जैसे मान लीजिए हम यूपी का देखते हैं, यूपी के बारे में देखते हैं, तो 8 करोड़ कुछ था। 1 मिनट में देख लेते हैं कितना है। हाँ, यूपी का हमारा कितना था, यूपी का था 8,38,49,905। ठीक है, टोटल हमारे एमएलए कितने हैं यूपी के, 403। ठीक है, हम क्या किए हैं, 1/1000 से मतलब ये है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं,
पहले 1000 से इसको डिवाइड करके फिर बाद में इसको लिख सकते हैं, ठीक, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम क्या करेंगे, पहले 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कितना हो गया हमारा 838449, हाँ ये 9 है। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 0.5 से अगर ज़्यादा है तो उसको 1 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4950 हो जाएगा ये, ठीक है, बटे में 403, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आता है करीब 208। तो यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य जो है ना, यूपी के एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू है कितना है, 208 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो एमएलए है तो उसके एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, 208 होगी। जब काउंट होगा वहाँ पे तो अगर एक विधायक यूपी का वोट दिया होगा तो उसका वोट काउंट होगा, कितना काउंट होगा, वो 208 काउंट होगा, ठीक है। वैसे दूसरे स्टेट का अगर हम देखते हैं किसी स्टेट का तो कहीं कहीं बहुत कम भी आता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी आता है। जैसे कि एक और दो फैक्ट कुछ है इसमें देख लेते हैं। हाँ ये तो यूपी का हो गया ना, यूपी का हो गया। एक जैसे आंध्र प्रदेश का आप देख लेंगे, आंध्र प्रदेश का अगर आप देखते हैं तो ये होता है 159 होता है, ठीक है। अगर वहीं आप सिक्किम का देखेंगे ये केवल 7 ही होता है बस। तो ये स्टेट वाइज क्या करेगा, चेंज होगा जो वोट का वैल्यू है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकाले 208। फिर हम क्या करेंगे कि यूपी में कितने हैं टोटल कितने हैं, 403 एमएलए हैं। तो 403 एमएलए का मत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 208 गुणे 403। हम बोल सकते हैं कि 403 से इसको भाग दिए हैं तो हम यहीं क्यों नहीं लिख दिए यहीं पे, क्योंकि ये पूरा यहीं है, इसको भाग दिए फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि काउंटिंग होगी तो इकट्ठे तो होगी नहीं कि सारे विधायक एक ही जगह वोट दे रहे हैं। तो इसलिए एक का हम निकालें यहाँ पे। अब हम सारे का निकाल लेते हैं कितना होगा, तो 208 गुणे 403, ठीक है। ये कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, फैक्ट है ये होगा आपका 83,824, ठीक है। यहाँ 83,850 है, ठीक है, 83,824 होगा, क्योंकि बोले थे ना जब भाग देंगे तो 0.5 से जो ज़्यादा होगा उसको हटा देंगे, उसको काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज होता है। तो यूपी का 403 एमएलए हैं, उनका वोट का वैल्यू कितना हो गया, 83,824 हो गया। वैसे ही सारे राज्य का हम निकाल लेंगे, ठीक, वोट का वैल्यू। और सारे राज्य का मतलब 28 स्टेट प्लस जो हमारे अभी 8 यूटीज़ हैं, जितने हों, अरे 8 यूटी हैं, 2 ही लेते हैं ना, पूरे राज्य का 2 ही है, दिल्ली और पौंडीचेरी है, ये सब मिला देंगे हम। तो टोटल हमारे कितने हुए थे, 4,000 ना 8,000 4,100, हाँ 4,100 कितना था नंबर, हाँ 4,120 विधायक है टोटल ना, तो 4,120 टोटल हो गए एमएलए। मतलब जैसे यूपी का टोटल इतना हो गया, फिर सारे स्टेट का हम ऐसे अलग अलग एक तो सिंगल निकालेंगे, तो जैसे एपी का 159 हो गया, 159 हो गया, ठीक। और जितने एमपी में आंध्र प्रदेश में जितने विधायक होंगे उन सबका इन पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही करके हम सारे स्टेट का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सारे स्टेट का जोड़ने के बाद में कितना आता है, 549,495, ठीक है, 5,49,495। ये क्या हुआ, पूरे एमएलए का वोट वैल्यू 4,120 जो टोटल हमारे एमएलए हैं पूरे देश के ना, ये सबका वोट वैल्यू इतना होता है, ठीक। तो हम सबका वोट वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। अब अगला हम क्या करेंगे, अब सांसद का वोट वैल्यू निकालेंगे, कितना होता है सांसद का वोट वैल्यू, ठीक। जाहिर सी बात है सांसद का अलग आएगा, अलग इसलिए आएगा कि सांसद मतलब एक बड़े क्षेत्र का होता है। नॉर्मली जो विधायक एमएलए होते हैं एक संसदीय क्षेत्र के अंदर में 8-10 एमएलए हो जाते हैं,
4, 5, 6, 8, 10 कई हो जाते हैं, तो सांसद का जो मत मूल्य होगा वो अलग होगा। ये कैसे निकालते हैं? ये क्या होता है, जो टोटल विधायकों का मत मूल्य होता है ना, कुल एमएलए का मत मूल्य ना, जो भी हम निकाले हैं, बटा में कुल सांसद। कुल सांसद मतलब क्या लोकसभा और राज्यसभा टोटल। ठीक, तो कुल एमएलए का जो मत मूल्य था कितना था हमारा, 549,495। ठीक है, 5,49,495 बटा कुल सांसद हमारे कितने थे, 776। इसका ये किसका है, 1 MP का है। ठीक है, 1 MP का है, कितना आ रहा है, इतने में 776 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 708। तो 1 MP का जो वोट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 708 होता है। ठीक है, तो हम कितना का निकाल लेंगे, 776 का निकाल लेंगे। का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 708 में 776 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 549,408, 5,49,408 आएगा। ठीक, विधायक का कितना आया था, इतना आया था, और सांसद का कितना आ गया, इतना आ गया, मतलब लगभग बराबर है। ये 408 है, 495 है, तो 80-90 वोट का फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है, खाली 86 वोट का। ठीक, अभी हम देख लेते हैं टोटल वोट कितना, टोटल वोट वैल्यू कितना हुआ। टोटल वोट मतलब कि 4,120 MLA प्लस 776 MP, इन सब का हम मिलाएंगे तो कितना होगा, एक ये 549,495, ठीक, प्लस 549,408, ये सारा जोड़ देंगे तो कुल मिला के 10,98,903, मतलब 10,98,903, इतना टोटल वोट का वैल्यू होता है। ठीक है, ये होता है हमारे वोट का वैल्यू। ठीक, अच्छा ये होता है टोटल वोट का वैल्यू। तो काम करते हैं, हो जाएगा वीडियो लंबा, बाकी का प्रोसेस देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।